गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बच्चे हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था जिसका नाम था नेचुरल फिनोमिना। उसमें हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। और आज हम पढ़ेंगे कि हम चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, क्या क्या मेथड है जिससे हम किसी चीज को चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो है उसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, एक अनचार्ज्ड बॉडी है। मान लो एक रॉड है जो अनचार्ज है और मैं इस रॉड के पास एक चार्ज्ड बॉडी को लेके जाऊंगी। मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। और इस साइड पे एक मिनट दोबारा समझा रही हूँ इसको। देखिए, मान लो एक अनचार्ज्ड बॉडी है हमारे पास ये, और एक चार्ज बॉडी को हम इसके पास लेके जा रहे हैं। ये चार्ज बॉडी, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगी तो इसकी इस साइड में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, ये वाली जो चार्ज्ड बॉडी है इसको मैंने अर्थ कर दिया, तो अर्थ करने से जो इसका ये वाला पॉजिटिव चार्ज है वो सारा ग्राउंड में चला जाएगा और इसके ऊपर रह जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर मैं नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन को अर्थ कर रही हूँ तो इस पे कौन सा रह जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। ऐसे मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके जाऊंगी तब भी इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा। तो जब हम किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं और उस अनचार्ज बॉडी पे जब चार्ज इंड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो चार्जिंग बाय इंडक्शन इज द मेथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी बाय ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू अ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है बच्चे, और जो नेक्स्ट मेथड है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम बॉडी को बस पास लेके आ रहे थे, उनको टच नहीं करवा रहे थे, जस्ट उनको एक दूसरे के पास लेके आ रहे थे। बट अगर हम उन टू बॉडीज को, एक चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को हम टच करवा रहे हैं तब उनमें क्या होगा, चार्जेस ट्रांसफर होंगे। और जब चार्जेस ट्रांसफर होते हैं तो क्या इंड्यूस होता है, चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक है, तो जब मैं एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच करवा रही हूँ, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये अनचार्ज बॉडी है, इसको टच करवा रही हूँ तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पे चार्ज बॉडी में। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच करवा रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी से टच करवाते हैं तब वो अनचार्ज बॉडी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉडीज, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। द मेथड ऑफ चार्जिंग वेयर एन अनचार्ज बॉडी इज चार्ज्ड बाय ब्रिंगिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद अ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो जब हम किसी एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट करेंगे, उनको टच में लेके आएंगे, एक दूसरे से टच करवाएंगे तो वो अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसके कारण जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, बट इसमें एक होता है कि जैसे ही मैं उस चार्ज बॉडी को हटाऊंगी अनचार्ज बॉडी से तो वापिस जो अनचार्ज बॉडी है उसका चार्ज खत्म हो जाएगा और वापिस वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। ठीक है बच्चे,
अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, आपने लाइटिंग अक्सर देखी होगी, इसका रीजन क्या है? देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव्स अपवर्ड वेयर एज द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। जब थंडरस्टॉर्म होती है तो जो एयर करंट होता है वो अपवर्ड मूव करता है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो डाउनवर्ड मूव करती हैं। द वाइग्रस मूवमेंट इज सेड टू रीजन बाय द सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन क्लाउड। ये वाइग्रस मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि वहां पे क्लाउड्स में चार्ज सेपरेट होते हैं, सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन क्लाउड्स। अगर दो क्लाउड्स रब करते, मान लो ये दो क्लाउड्स हैं, इनके बीच रबिंग होगी। जब रबिंग होती है तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक चीज से दूसरी चीज में। जब इन दोनों के बीच में रबिंग हुई तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। एज देयर इज रबिंग इन क्लाउड owing to friction, फ्रिक्शन के कारण जब रबिंग होती है, some loosely bound electron from one cloud are transferred to other। एक क्लाउड में जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में ट्रांसफर हुए। The some clouds develop negative charge and some clouds develop positive charge। अब जिसमें ट्रांसफर हुए हैं उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिससे ट्रांसफर हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इंडक्शन ये कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, सरफेस के ऊपर, ये अर्थ की सरफेस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया अर्थ की सरफेस के ऊपर। ठीक है, वैसे तो कहते हैं जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी कारण जो चार्जेस हैं वो फ्लो नहीं करते। द एयर विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रिवेंट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम क्लाउड्स टू द ग्राउंड। हाउएवर, बट when the magnitude of accumulated charge becomes high, जब इन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हाई हो जाएगा तो क्या होगा, एयर गेट्स चार्ज हैवीली। जो एयर है वो बहुत ज्यादा हैवीली चार्ज हो जाएगी। इट रिजल्ट इन अ वेरी क्विक फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसके कारण एक क्विक फ्लो होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज अर्थ पे स्ट्राइक करेंगे। वैसे तो कहते हैं जो क्लाउड्स हैं रब कर रहे हैं उनमें चार्ज आ गया, ठीक है, बट जो एयर है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसी कारण जो चार्ज है क्लाउड से अर्थ पे नहीं आते। बट जब क्लाउड्स में जो चार्ज है बहुत ज्यादा हो जाए, एयर बहुत ज्यादा हैवीली चार्ज्ड हो जाए, तब एक बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में जो चार्जेस हैं वो ग्राउंड पे फ्लो करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों ऑपोजिट चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। द नेगेटिव चार्ज मीट्स द ग्राउंड्स पॉजिटिव चार्ज। उस टाइम पे जो नेगेटिव चार्ज है क्लाउड्स का वो ग्राउंड के पॉजिटिव चार्ज के साथ मीट करेगा। देयर इज ए रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से मिलेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड हीट। साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कंबाइन होंगे। ठीक है, देयर इज अ रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड रिजल्टिंग इन स्ट्रीक्स, ब्राइट लाइट एंड क्लाउड थंडर। जब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन होंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ऐसे एक लाइट प्रोड्यूस होगी जिसमें एनर्जी भी होगी और साउंड भी होगा। दिस कैन अकर बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ। ये क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकती है, टू क्लाउड्स के बीच में भी हो सकती है जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है। ठीक है, किसी भी मतलब अगर इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, इन दोनों के बीच में भी हो सकती है और इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, लाइटनिंग, अब जो ये लाइटनिंग होती है, बिजली लचकती है,
तो उसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है। कई बार टॉल बहुत ज़्यादा लंबी बिल्डिंगें होती हैं, लॉन्ग बिल्डिंगें होती हैं, टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, वो क्या होती हैं, ढह जाती हैं या किसी पेड़ पे गिर गई, किसी इंसान पे गिर गई, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है इस लाइटनिंग के कारण। लाइटनिंग कैन बी डेंजरस टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो ये लाइटनिंग है डेंजरस है लिविंग थिंग्स के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी। Owing to the heavy charge buildup, building and trees catch fire and damaged badly. क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज को कैच करेंगी बिल्डिंग्स, तो क्या होगा, बिल्डिंग्स और ट्री जो भी चीज़ें कंटेक्ट में आएंगी वो फायर को कैच कर लेंगी। ठीक है, तो हम अब अपनी बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लाइटनिंग से। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज करते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये टॉल जो बिल्डिंग्स हैं या कोई भी टॉल स्ट्रक्चर है उसको लाइटनिंग से सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, मान लो ये टॉल बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिप लगा देंगे कॉपर की जो आगे जाके ग्राउंड के साथ अटैच होगी। तो जब ये क्लाउड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये कॉपर की स्ट्रिप है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये नेगेटिव चार्ज इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। तब जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो जो सारा चार्ज है वो बिल्डिंग में नहीं जाएगा, वो इस वायर से होता हुआ किस में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। इससे जो है वो बिल्डिंग है वो सेव हो सकती है, प्रोटेक्ट हो सकती है लाइटनिंग से। तो बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं होगा अगर हम ये कॉपर वाली स्ट्रिप्स यूज कर लें। ठीक है, अब लाइटनिंग कंडक्टर में क्या होता है, अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटल रॉड। ये एक मेटल रॉड होती है विथ स्पाइक्स ऑन इट्स अपर एंड। इसके अपर एंड पे क्या होती है, स्पाइक्स होती हैं, installed on the top building and the structure along its ridge to protect it from lightning। किसी भी जो टॉल स्ट्रक्चर है उसके एंड पे ये लगी हुई होती है, जैसे इस बिल्डिंग में देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। The other end of the rod is connected to the thick copper strip that runs along the height of the building and buried deep into the ground। बिल्डिंग की हाइट के साथ साथ में आएगी और ग्राउंड में बहुत नीचे तक, बहुत डीपली ग्राउंड में बरीड होगी। ठीक है, लाइटनिंग टेंड टू स्ट्राइक द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट। जो लाइटनिंग होती है वो हाईएस्ट ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है। अब जो हमने ये वाली स्ट्रिप मेटल रॉड लगाई है, इसकी हाइट जो बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा होगी, तो जो लाइटनिंग है वो किसको स्ट्राइक करेगी, इस रॉड को स्ट्राइक करेगी। इस रॉड से करंट पास होता हुआ कहां पे चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा और इस बिल्डिंग को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, lightning tend to strike the highest object in the vicinity. Tall buildings and structure therefore automatically become prone to lightning strikes. तो ऐसे हम बिल्डिंग्स को बचा सकते हैं लाइटनिंग से। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, हम क्या प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं टॉल स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचाने के लिए। आगे है सेफ्टी फ्रॉम लाइटनिंग। हम क्या क्या सेफ्टी बरत सकते हैं लाइटनिंग के टाइम पे। सबसे पहले जो थिंग्स हमें करनी चाहिए, थिंग्स यू शुड डू, जो चीजें आपको करनी चाहिए जब मौसम खराब है या लाइटनिंग हो रही है। ऑन द हियरिंग द साउंड ऑफ थंडर, जब आप थंडर का साउंड सुनते हो, रश टू अ सेफर प्लेस एंड स्टे देयर टिल द थंडरस्टॉर्म हैज सबसाइडेड। कहती जब आप थंडर की आवाज सुनते हो तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए, एक सेफेस्ट प्लेस पे जाना चाहिए और तब तक वहीं पे रहना चाहिए जब तक थंडर की आवाज आनी बंद ना हो। इफ यू आर ट्रैवलिंग अ कार और बस, रिमेन इनसाइड द व्हीकल एंड शट ऑल इट्स डोर्स एंड विंडोज। अगर आप किसी व्हीकल में, कार या बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कार या बस में ही रहना चाहिए, इवन कि उसके डोर और विंडोज को भी शट डाउन कर देना चाहिए। इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज। अगर आप कहीं फॉरेस्ट में हो
तो जो सबसे शॉर्टर ट्री है ना उसके नीचे आपको खड़ा होना चाहिए। अगर लॉन्ग ट्री होगा तो लाइटनिंग तो जो लॉन्ग होती हैं चीजें उस पे ही स्ट्राइक करती है, तो आपको एक शॉर्टेस्ट ट्री पे नीचे जाके खड़ा होना चाहिए। ठीक है। ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अवॉइड कॉन्टैक्ट विद पोल्स, मेटल पाइप्स, इलेक्ट्रिक वायर, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए, मेटल रॉड से दूर रहना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट है उससे दूर रहना चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, फ्रिज है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, उनको अनप्लग कर देना चाहिए। अगर वो प्लग किए गए हैं उनका प्लग निकाल देना चाहिए। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर, जो पानी रन कर रहा है, मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो थी चीजें जो हमें करनी चाहिए। और अभी हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जब लाइटनिंग हो रही है। सबसे पहले डू नॉट गो आउट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, जब थंडरस्टॉर्म हो रहा है आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। इफ आउटसाइड, अगर आप बाहर हो, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ टॉल ट्री, आपको कभी भी टॉल ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। अगर थंडरस्टॉर्म हो रही है तो जो टॉल ट्री है उसके नीचे नहीं खड़ना चाहिए। आपको कम से कम जिनकी हाइट कम है ट्रीज की उनके नीचे खड़े हो जाओ, या जो बिल्डिंग की हाइट कम है उसके नीचे खड़े हो। ठीक है। डू नॉट कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, अम्ब्रेला कैरी नहीं करना चाहिए। जब थंडरस्टॉर्म हो रही है तो आपको अम्ब्रेला कैरी नहीं करना चाहिए। डू नॉट सिट इन ओपन व्हीकल्स सच एज मोटर बाइक्स, ओपन कार्स एंड ट्रैक्टर, आपको ओपन व्हीकल्स पे नहीं बैठना चाहिए, जैसे मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, ओपन व्हीकल पे नहीं बैठना चाहिए। अवॉइड बीइंग इन ओपन ग्राउंड एज लाइटनिंग स्ट्राइक्स द टॉलेस्ट थिंग्स, अगर बहुत खुला ग्राउंड है तो आप ही उसमें टॉलेस्ट होगे, क्योंकि आसपास तो कुछ है नहीं ग्राउंड के अलावा, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। जब लाइटनिंग हो रही है या थंडरस्टॉर्म हो रही है तो आपको किसी ओपन प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस ओपन स्पेस पे आप ही टॉल होगे, ग्राउंड पे आप ही टॉल होगे, तो लाइटनिंग आपको ही टच करेगी। ठीक है। इन एन ओपन एरिया डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, अगर ओपन एरिया है आपको ग्राउंड पे लाई नहीं करना चाहिए। इंस्टेड स्क्वेट लो विद योर हैंड्स ऑन योर नीज एंड हैंड बिटवीन हैंड, ऐसे बैठना चाहिए ओपन ग्राउंड में। जैसे ये पिक्चर बनी है, अगर आप ओपन ग्राउंड में हो तो ऐसे बैठना चाहिए जब लाइटनिंग हो रही है। ठीक है। दिस विल मेक यू स्मॉलेस्ट टारगेट टू अट्रैक्ट, ये आपको स्मॉलेस्ट टारगेट बनाएगी लाइट का, जिससे आपको लाइटनिंग से कोई खतरा नहीं होगा अगर आप ऐसे बैठोगे। तो ये तो थी चीजें जो आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए जब लाइटनिंग हो रही है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। सो प्लीज बच्चे रीड योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।